हम लोगों ने अभी तक में षटकंठ पढ़ लिया, आसन पढ़ लिया, मुद्रा बंध पढ़ लिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं चतुर्थ उपदेश में। चतुर्थ उपदेश का नाम है प्रत्याहार। सबसे छोटा उपदेश है, बहुत ही छोटा उपदेश है। फटाफट अभी खत्म हो जाएगा और हम पंचम उपदेश में भी आज एंटर कर जाएंगे। चतुर्थ उपदेश प्रत्याहार में षट शत्रु का वर्णन किया गया है। हमारे जो षट शत्रु हैं, जो हमें बंधन में बांधे हुए हैं, उनकी चर्चा हो रही है। कह रहे हैं घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से, अथातः संप्रवक्ष्याम्यहारकम उत्तमम यस्य विज्ञान मात्रेन कामादि रिपुनाशनम। कामादि रिपु, रिपु मतलब शत्रु, यानी कि हे चंड कपाली, मैं अब इसके बाद प्रत्याहार जो उत्तम प्रकरण है उसको बताता हूं, जिसको जानने से यस्य विज्ञान मात्रेन, जिसको जानने मात्र से काम आदि जो डिजायर है आपके, काम आदि जो शत्रु हैं आपके, उसका नाश हो जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम ततः 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 नियम्ये तदात्मन्येव वशम नये। जहां जहां कैसे करना है वश में, प्रत्याहार कैसे करना है, ये कहा जा रहा है। घेरन ऋषि कहते हैं जहां जहां आपका मन जाता है, ये चंचल मन, वहां वहां से उसको वापस लाना है। तदात्मन्येव वशम नयेत, आत्मा के वश में करना है। किसके वश में करना है? आत्मा के वश में करना है। किसको? पहले मन की बात आई हुई है, फिर क्या कहा जा रहा है मन के बाद? पहले इंद्रियों के स्वामी मन को ही लिया हुआ है। यत्र यत्र गता दृष्टि मनः तत्र प्रयच्छन्ते अतः प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। कहा जा रहा है, जो लोग बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब खोल के बैठे होंगे, हो सकता है तो उसमें ये ना हो, तो छूट गया है उसमें ये श्लोक, ध्यान रखिएगा। जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां से आत्मा के वश में हटा करके उसको आत्मा के वश में कीजिए। दृष्टि जाएगी तो मन भी जाता है, दृष्टि जाती मन भी जाता है, तो उसको हटाइए। हटा करके किसके वश में कीजिए? आत्मा के वश में कीजिए। फिर जो हमें बंधन में कौन बांधता है, तो एक देखिए कहा जा रहा है पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम वा भयानकम मनः तस्मात् एतद आत्मन्येव वशम नये। पुरस्कार तिरस्कार, अच्छा सुनना खराब सुनना, इसमें भी मन चला जाता है। किसी ने हमें पुरस्कार दिया, तारीफ कर दिया, खुश हो गए। किसी ने कहा बहुत बेकार पढ़ाते हो गया, मन दुखी हो गया, मन उसमें भी गया। अच्छी चीजें हमें सुनने को मिली, मन उसमें गया। किसी ने गाली दी, वो सुनने को मन गया, वो भी मन सब में चला गया। उससे क्या होता? बंधन होता है। पुरस्कार हो तिरस्कार हो, अच्छा हो या निंदा हो, मन को नियंत्रित कीजिए, आत्मा के वश में कीजिए। फिर कहा जा रहा है आगे, क्या कहा जा रहा है? शीतम चापि तथा उष्णम यत मन संस्पर्शेत योगतः तस्मात् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। ये भी बिहार स्कूल वाली पुस्तक में नहीं है। शीत हो या गर्मी हो, जहां मन जाए, बहुत गर्मी है, ओहो पसीना आ रहा है, मन चला गया। ठंडा, ओह बहुत ठंडा आ रहा, मम्मी एक कंबल दे दो, मन वहां भी चला गया। जहां जहां इन शीत और गर्मी से मन जाए, वहां से मन को रोकिए, रोक करके आत्मा के वश में कीजिए। सब कुछ आत्मा के वश में। हो सकता है ये वाली लाइन दे करके दे दे, तदात्मन्येव वशम नयेत कहाँ कहा गया है, हो सकता है इसको हाईलाइट कर लीजिए, तदात्मन्येव वशम नयेत वाला, या पूरा ही दे दे तस्मात् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशम नयेत, पूरा भी दे सकता है। किस ग्रंथ से है ये करके दे सकता है। फिर कहा गया है सुगंधे वा अपि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते। सुगंध हो दुर्गंध हो, मन उसमें भी जाता है। वहां से भी कहा, सुगंध दुर्गंध में भी तो मन जाता ही है। तब फिर कहा गया है मधुर अम्ल तिक्त रस आदि तिक्तादि रसम गतम यदा मन है। तो 6 प्रकार के रस हैं, उसमें भी मन जाता है। वहां से भी मन को हटाइए, आत्मा के वश में कीजिए। सुगंध दुर्गंध और 6 प्रकार के रस, इन सब से मन को हटाइए। कहाँ पर लाइए?
आत्मा के वश में कीजिए। यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, बस 7 श्लोक था या 7 मंत्र था, खत्म हो गया, खत्म, फिनिश, ये कंप्लीट हो गया। ये कितनी जल्दी हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए जो आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, अभी तक नहीं आया हुआ, आएगा नहीं ऐसा नहीं है, आ सकता है। घेरन संहिता के अनुसार प्रत्याहार के परिणाम है आत्मा पर विजय, कामादि शत्रुओं का नाश, मन को वश में करना, वृत्तियों को नियंत्रित करना। अब इसमें 4 ऑप्शन में 2 ही चीज लेना है, 2 ही लेना है। अब यहाँ पर आकर के थोड़ा संशय हो, सभी लगता है कि सारा ही ठीक है, सब कुछ ही ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा सटीक वाला देखते हैं। दूसरा तीसरा, बहुत बढ़िया, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सटीक। दूसरा और कामादि तीसरा। शत्रुओं, हाँ दूसरा तीसरा सबसे सटीक, ठीक है। एक बार सीक्वेंस में देख लीजिए, पहला है सटकर्म, दूसरा है आसन, तीसरा है मुद्रा बंध हम लोगों ने पढ़ा था, चौथा हमने प्रत्याहार पढ़ा, 5वां प्राणायाम पढ़ा। यानी प्राणायाम से पहले प्रत्याहार को दिया गया है। इसका मतलब है कि प्राणायाम से पहले प्रत्याहार, मतलब जब मन शांत नहीं होगा तो प्राणायाम अच्छे से नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पंचम प्रकरण जो प्राणायाम है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी चीजें हैं, एक नजर पहले देख लेते हैं इसका परिचय। जैसे कि क्रम पूछा जाता है, पूरे प्राणायाम में क्रम पूछा जाता है। किस चीज का क्रम? पहले स्थान की चर्चा है, फिर काल की चर्चा है, फिर मिताहार की चर्चा है, फिर नारी शुद्धि, फिर प्राणायाम आया है। 5 चीजों को नोट कीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कभी भी आ सकता है ये 5 चीज, ठीक है। प्राणायाम के दौरान दिया जा सकता है, इसको सीक्वेंस में लगाए। स्थान काल मिताहार, स्थान काल मिताहार, नारी शुद्धि और प्राणायाम। स्थान काल मिताहार, नारी शुद्धि और प्राणायाम। फिर बात आती है स्थान की, फिर बात आती है स्थान की। स्थान में पहले देश की विशेषता बताई गई, फिर कुटिया की विशेषता, वो हम लोग एक एक अभी देख लेंगे मंत्र को। फिर काल जो है, काल इतना विस्तृत बताया गया, किसी ग्रंथ में इतना, हमारे सिलेबस में किसी और ग्रंथ में इतना काल की चर्चा नहीं है जितना घेरन संहिता में घेरन ऋषि ने कहा गया है। वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास करे, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये उसी काल के दौरान कहा गया है। फिर हिंदी महीना जो आपके 12 है, 12 हिंदी महीना का नाम आपको याद करना है, और 12 में 2 महीने की ऋतु होती है, ऋतु 6 ऋतु याद करना है। 4 2 महीने का असर 4 महीने रहता है, कहाँ कहाँ वो याद करना है। तो बहुत कुछ याद करना काल में, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मिताहार की चर्चा है, पथ्य अपथ्य की चर्चा है। मिताहार में पेट को आधा अन्न से भरने की चर्चा इसमें है। अटप्रदीपिका में अलग है, थोड़ा सा इसमें अलग है, शब्दों का खेल। तीसरा हिस्सा जल से भरेंगे, 1/4 खाली रखने वाली बात कंप्लीट यहाँ की गई है। फिर मिताहार में कहा गया है, एक मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। फिर ये भी एक कठिनम दुरितम कुतिम उष्णम प्रयोषितम तथा अति शीतम च अति उष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जित। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी जो पेपर हुआ उसमें भी आया हुआ है। फिर है नारी शुद्धि, पहले आसन का क्रम, पुष्प मृग व्याघ्र और कंबल, ये भी देखेंगे। फिर समनो निर्मनो नारी शोधन को देखेंगे। फिर उसके बाद 8 कुंभक की चर्चा, नाम है प्राणायाम, प्राणायाम की चर्चा सबसे लास्ट में, 8 कुंभक देखेंगे। फिर उसी में सहित के भेद बताए गए, सगर्भ निगर्भ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केवली कुंभक के दौरान हंस मंत्र की चर्चा है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ये प्राणायाम वाला चैप्टर, बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है तैयार रहिए होमवर्क करने के लिए भी और याद करने के लिए भी। आइए हम लोग देखते हैं इसको। प्राणायाम प्रकरण में शुरुआत करते हैं। अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यद्विधम यस्य साधन मात्रेण देवतुल्यो भवेत नरः। घेरन ऋषि कहते हैं कि मैं जो अब ये प्राणायाम का जो विधि तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसके अभ्यास से, उसकी साधना मात्र से नर जो है, यानी इंसान जो है, वो देवतुल्य हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। अब यहीं पर ये बात हुई है जो हम लोगों ने ऊपर देखा है
क्या कहा जा रहा है? आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नारी शुद्धिम ततः पश्चात प्राणायामम च साधियेत। पहले स्थान पर देखेंगे, प्राणायाम के लिए पहले स्थान देखेंगे, फिर काल का निर्णय करेंगे, फिर मिताहार का पालन करेंगे, फिर नारियों की शुद्धि करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये नोट कर लीजिए, पांचों चीज सीक्वेंस में याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें नोट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, एक लिखा हुआ है, घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया लगता है, बोर्ड के हिसाब से हमने साइज बढ़ाया ना, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा छोटा किया। एक सेकंड। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा इसको बढ़ा दो, पेज बढ़ा दो। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसी को उचित क्रम में व्यवस्थित करना। मिताहार स्थान नारी शोधन काल, मिताहार स्थान नारी शोधन काल, सबसे पहले क्या होगा? स्थान का होगा BDAC। किन्होंने बोला? वैशाली। स्थान काल मिताहार नारी शोधन फिर प्राणायाम। प्राणायाम दिया नहीं है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए बी, पहला नहीं तीसरा ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? BDAC, BDAC, BDAC। ये ए क्यों आ गया यहाँ पर, इसको। अब हम लोग सबसे पहले स्थान की चर्चा करते हैं। स्थान के बारे में घेरन ऋषि अपने शिष्य चंडिकापाली से क्या कहते हैं, ये देखना जरूरी है। स्थान में कहा गया है, दूर देशे तथा अरण्ये राजधन्याम जनांतिके योगारंभम न कुर्वीत कृते च सिद्धिहा भवेत। दूर देशे, दूर देश में, अरण्य में, राजधानी के निकट और उसके भीड़ भाड़ में योग का अभ्यास नहीं करना है। योगारंभम ना कुर्वीत, इससे सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि नहीं मिलेगी। कहाँ नहीं करना है पहले देखिए, हो सकता है एग्जाम में बस इतना ही पूछ दे। कहाँ नहीं करना है? दूर देश में नहीं करना है, जंगल में नहीं करना है, राजधानी में और उसके निकट नहीं करना है। जंगल से तात्पर्य जहाँ जंगली जानवरों का भय होता है, आज से तात्पर्य ये है। दूर देश में, अरण्य में, राजधानी में, उसके निकट नहीं करना है। फिर कहा जा रहा है क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब देते हुए घेरन ऋषि कहते हैं, अविश्वासम दूर देश से। दूर देश में आप चले जाओ, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप पटना के रहने वाले हो, दिल्ली आ जाओ, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, कहेगा सिक्योरिटी मनी चाहिए, मुझे रूम रेंट दे दो, नहीं रूम दे दो किराए पर, नहीं सिक्योरिटी मनी जमा करो 20,000 रुपए, तब रेंट पर देंगे। विश्वास नहीं है, तो दूर देश में विश्वास नहीं होता है। अरण्य रक्षित वर्जितम, जंगल में रक्षा नहीं होती, जंगली जानवर आ जाएंगे। लोकारण्य प्रकाशस्य, लोगों के बीच में, राजधानी वगैरह में, भीड़ भाड़ में आपकी साधना जो है वो प्रकाशित हो जाएगी। आप कर क्या रहे हो, लोग हो सकता है मजाक उड़ाए, हो सकता है उसको साधना में विघ्न उत्पन्न करे, तो भीड़ की वजह से गोपनीय विद्या भी प्रकाशित हो जाती है। इसीलिए इन तीनों को कहा गया है, इन तीन जगहों को छोड़ देना चाहिए। त्रिनी शब्द आया हुआ है, तीनी, त्रिनी मतलब तीन जगहों को छोड़ देना चाहिए। फिर कहा गया, सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे कित्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरैः परिवेष्टितम। सुदेशे कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, दो बात आ गया। फिर कहाँ करना चाहिए, सुदेश में। अब ये इसको पूरा ही ये सब श्लोक आपके टिप पे होना चाहिए। सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरैः परिवेष्टितम। सुदेश में, अच्छे देश में। अच्छा देश किसको कहते हैं? अब अच्छे की श्रेणी में बहुत कुछ आ जाता है। अच्छा देश हो, हर प्रकार से अच्छा हो। अब अच्छा में जितनी चीजें आप जोड़ सकते हैं जोड़ दीजिए। धार्मिक राज्य, जहाँ धर्म का सम्मान होता है। सुदेश से धार्मिक राज्य जहाँ धर्म का सम्मान होता हो। सुभिक्षे, जहाँ भिक्षा आसानी से मिलता हो। और फिर कहा गया है निरुपद्रवे, जहाँ उपद्रव ना होता हो।
ये 4 चीजें कही है। सुदेशे धार्मिक राज्य, सुभिक्षे निरुपद्रवे। वहां पर एक कुटिया बनाइए और चारों तरफ से कुटिया को घेर दीजिए। वहां एक कुटिया बनाइए इस तरह से, और चारों तरफ से कुटिया का घेरा होना चाहिए। देखिए कुटिया है और चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। कुटिया चारों तरफ प्राचीर से घिरा हुआ हो, योगा मैट भी रखा हुआ उसके पास। ये एआई ने बनाया हुआ, तो कुछ मॉडर्न कुछ जो है वो पुरातन वाला मिक्स करके जो है बना दिया हुआ है। चलिए कम से कम बना तो दिया, तस्वीर तो बन गई, चलिए ठीक है। गांव में ऐसा घर पहले होता था, पहले हम भी ऐसे घर में रहे हुए हैं, ऐसा नहीं रहे। अब तो सरकार ने सबको आवास दे दिया, तो वैसे घर कम ही जगह मिलता है, लेकिन अभी भी है। फिर कहा जा रहा वापी कूप तड़ांगम च प्राचीर मध्यावर्ती च नाति उच्चम नाति निम्नम च कुटीरम कीट वर्जितम। वापी हो, कूप हो, तालाब हो, कोई भी एक वापी हो जाए, कुआं हो, कूप हो, तालाब हो, कोई चीज ऐसी हो उस जगह पर, उसके बीचों बीच होना चाहिए वापी कूप तड़ागम। वो जमीन जहां पर आप कुटिया बना रहे हैं ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, और वहां साफ सुथरा, यानी कीट से वर्जित होना। कीट बीट भी होंगे ना, कीड़े मकोड़े होंगे तो आपको बहुत परेशान कर देगा, कीड़े मकोड़े भी परेशान करेगा। बहुत ऊंची नहीं हो, निम्न नहीं हो, कुटीर जो है कीड़ों से वर्जित हो, ये ध्यान रखना। हालांकि जब सिद्धि हो जाती तो कीड़े भी हो, हिंसक पशु भी हो, कुछ नहीं करता, लेकिन शुरुआत की बात हो रही ना, ये शुरुआत में चाहिए। कह तो रहे, मैं जब ऋषिकेश 2 महीने के लिए गया था तो सुबह सुबह साधना चल रही थी, 40 लोगों का बैच था, सब लोग साधना ध्यान में बैठे थे, मेडिटेशन में, और मेडिटेशन कर रहे थे। एक कमरे में अचानक से मेरे शरीर पे एक बिच्छू चढ़ गया, बिच्छू। अब मैं सोच रहा हूँ क्या ये तो चढ़ा, कुछ तो आया हुआ है। अब मैंने ऐसे हाथ से ऐसे, जिस जगह पे वो आंखें नहीं खोला, हाथ ले गए तो हार्ड सा लगा, तो मैं समझ गया कि बिच्छू है। लेकिन मैं डराने में चिल्लाया भी नहीं, मैंने ऐसे हाथ झाड़ा, अपना पैजामा झाड़ा, क्योंकि उसमें था सफेद कुर्ता पैजामा पहन के सब लोग साधना करते थे। मैंने धोती पहनी हुई, तो मैंने धोती झाड़ा, कुर्ता झाड़ा, मैं ऐसे थोड़ा सा हिला तो स्वामी जी सामने बैठे हुए थे। स्वामी जी ने, फिर मैंने आंखें खोल ली, स्वामी जी ने इशारा किया क्या हुआ, तो हमने कहा समझ गए कुछ तो है, तो उन्होंने कहा सीधे बाहर निकल जाओ। तो मैं सीधे बाहर निकल गया, तो उन्होंने बाहर निकल, किसी को पता नहीं है, आस पड़ोस में किसी को नहीं, 40 लोग बैठे हुए कमरे में, सब ध्यान में क्या हुआ। स्वामी जी ने पूछा, हमने कहा कुछ तो ऐसा लगा जैसे बिच्छू था। तो स्वामी जी ने कहा फिर तो सबको निकालना पड़ेगा। फिर लाइट जलाई, कमरा अंधेरा था, लाइट जलाई, तो कहा धीरे धीरे आप लोग उठ जाइए और अपनी जगह से उठिए और अपने अपने कमरे में जाके ध्यान कीजिए। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं, 4-5 लोग रुक जाओ, थोड़ा कमरे की सफाई कर लेते हैं। कमरे की सफाई कर लिया, कुछ नहीं मिला, 1-2 गिरगिट मिला, कुछ मिला ही नहीं। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, कोई बात नहीं। ये सुबह की बात थी, फिर हम लोग सब चले गए। शाम को फिर साधना करने आए, शाम की साधना करने से पहले, साधना के बाद जब सफाई कर रहे थे तो बिच्छू मिला फिर बिच्छू मिला कि ये बिच्छू है। तो फिर बेचारा बिच्छू को, वहां तो साधना, वहां मैंने किसी को नहीं मारा जाता था, किसी को नहीं। तो बिच्छू मिला तो फिर स्वामी जी को बुलाया गया, हेड जो स्वामी जी वहां सन्यासी जी थे वो आए, बोले छोड़ दो, मैं इसको जंगल में छोड़ आता हूँ। फिर उन्होंने बिच्छू को पकड़ा, फिर उसको जंगल में छोड़ करके आए। हालांकि हम लोग जंगल में ही थे, हमारे बैकग्राउंड मतलब जो कंपाउंड था उससे अलग जंगल में और दूर उनको छोड़ करके आ गए। वहां बिच्छू अक्सर मिलता रहता था। हम लोगों को निर्देश था जब जमीन पे चले तो देख करके चले, बिच्छू रहेंगे ही रहेंगे। सांप भी वहां दिखता था, सांप बिच्छू बहुत था, लेकिन किसी को आज तक कुछ नहीं किया, ना सांप ने ना बिच्छू। आइए, माफी चाहूंगा, ये कहानी आ गई बीच में। सम्यक गोमय लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम समभ्यसे। यानी कहा जा रहा है उस कुटिया में गाय के गोबर को अच्छे से लीप करके उसको साफ सुथरा कर लीजिए, यानी गाय के गोबर से अच्छी तरह लीप करके पवित्र कर लीजिए। ऐसा कुटीर वहाँ होना चाहिए, और उस कुटिया में यानी ऐसे स्थान में गुप्त तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। गुप्त मतलब गुरु के बताए नियम के मुताबिक, कोई और ना जान पाए, इसीलिए कहा गया है। अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ तक बात हो गई। अब काल निर्णय जो है ये थोड़ा सा कठिन है, काल निर्णय देखिएगा, थोड़ा कठिन है। हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षाया च ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो ही रोगदः।
हेमंत शिशिर ग्रीष्म वर्षा ऋतु में योग अभ्यास आरंभ ना करें, ऐसा करने पर शरीर में रोग उत्पन्न होता है। 4 ऋतु की चर्चा हो गई, नहीं करना है तो सीधी सी बात है कि 2 ऋतु बचा उसमें करना है। तो क्वेश्चन में ये 2 तरीके से पूछा जाता है, किस ऋतु में करना है और किस ऋतु में नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, हेमंत ग्रीष्म वर्षा में नहीं करना है, करना किस में है? वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरे। वसंत और शरद ऋतु में योग का आरंभ करना है, और ऐसा करने से तदा योगी भवेत सिद्धो, योगी को सिद्धि मिलती है। रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम, रोग से मुक्ति मिलती है। सिद्धि और रोग से मुक्ति, ये भी याद कीजिएगा। इस एंगल से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि वसंत और शरद ऋतु में क्यों करना चाहिए। अब आपके पास ये आ गया, क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे आसानी से सिद्धि मिलती है और रोग से मुक्ति मिलती है, रोग नहीं होता है, इन्फेक्शन का खतरा नहीं, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है ना गर्मी ना ठंड, तो इसमें रोग नहीं होता। देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया था, हिरण संहिता के अनुसार हठयोग का आरंभ करने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है? वर्षा, हेमंत, शिशिर और शरद, एक ही दिया हुआ है इसमें अप्रोप्रिएट, शरद ऋतु। बहुत सुंदर। अब हम लोग उससे पहले आगे बढ़े, एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले चार्ट ही हम लोग देखेंगे, तब आएंगे मंत्र पर। चार्ट में हमने हिंदी महीना भी दिया है, अंग्रेजी महीना भी जोड़ने की कोशिश की। एग्जैक्ट तो नहीं जुड़ता लेकिन फिर भी जुड़ता है। जैसे चैत्र वैशाख से शुरू होता है, जनरली ज्यादातर जगहों पर हिंदी महीना चैत्र वैशाख से शुरू होता है। कुछ जगहों पर वो सूर्य चंद्रमा की गणना की वजह से अलग भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग घेरन संहिता पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता चैत्र से महीने की शुरुआत हो रही है। चैत्र वैशाख 2 महीना, उसको वसंत ऋतु कहा जाता है। तो शुरुआत होती है साल की वसंत ऋतु से, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर ज्येष्ठ आषाढ़ होता है, ज्येष्ठ और आषाढ़ इसको ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु हो गया। अभी इंग्लिश महीना बाद में आएंगे। फिर आता है सावन भादो, जिसको कहते हैं श्रावण भादो, इसको वर्षा ऋतु का, जैसे अभी चल रहा है ना श्रावण, श्रावण चल रहा है, श्रावण भादो हो गया, इसमें बारिश बहुत होती है, इसको वर्षा ऋतु कहते हैं। फिर इसके बाद आएगा, जैसे वर्षा ऋतु खत्म होगा ना, बारिश हो करके थोड़ी ठंडक कर देगा, तो अश्विन कार्तिक का महीना आएगा। अश्विन महीने में कार्तिक स्नान फिर सुबह सुबह होता है। हल्की ठंड आनी शुरू हो जाती है लेकिन आनंद वाला ठंड होता है। तो कार्तिक स्नान करके सुबह 4 बजे दिल्ली में तो बहुत भजन कीर्तन होता है, सुबह सुबह महिलाएं मंदिरों में जाती हैं, प्रभात फेरी लगाती हैं। अश्विन कार्तिक ये शरद में हुआ, शरद ऋतु की शुरुआत हो गई। ठीक है, वसंत शरद दोनों आमने सामने देखिए। फिर मार्गशीर्ष और पौष होता है। मार्गशीर्ष और पौष, पौष का महीना, प्रेमचंद्र की कहानी, पौष में, पौष की रात बहुत ठंड होती है मार्गशीर्ष और पौष में, उसको हेमंत ऋतु कहते हैं। हेमंत में तो बहुत ठंड होती है, हेमंत में बहुत ठंड होती है। फिर माघ फागुन, फागुन में आकर के हिंदी महीना खत्म हो जाता है। फागुन, माघ फागुन को शिशिर ऋतु कहते हैं। शिशिर ऋतु छठी ऋतु, अंतिम ऋतु है साल का, शिशिर ऋतु हो गया। अब इसी को जोड़िए जरा सा, हिंदी महीने से जोड़ते हैं जरा, देखिए अच्छे से, फिर से देखिए। मार्च अप्रैल जनरली, जोड़ी नहीं कि 1 मार्च से शुरू होगा, मार्च अप्रैल को चैत्र वैशाख कहा जाता है। वसंत ऋतु जनरली मार्च अप्रैल से माना जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल से माना जाता है, कई जगह अप्रैल से भी मान लिया जाता है। तो इसीलिए जो है महीना कई बार आगे पीछे होता रहता है अंग्रेजी वाला, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ। मई जून को माना जाता है गर्मी वाला, ग्रीष्म ऋतु। जुलाई अगस्त को माना जाता है वर्षा ऋतु, अभी अगस्त का महीना चल रहा है। सितंबर अक्टूबर को माना जाता है शरद ऋतु, जिसमें नवरात्र, शारदीय नवरात्र भी आता है। नवंबर दिसंबर में ठंड माना जाता है, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष। जनवरी फरवरी में माघ फागुन माना जाता है, हालांकि फरवरी आधे में ही कई बार घुस जाता है ये वाला वसंत ऋतु। तो ये एग्जैक्ट नहीं है हिंदी महीना से ये मैच करता है, लेकिन मोटा मोटा मैच करता है, तो मोटी मोटी जानकारी हमें होगी, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं ना, जानते तो क्या है, अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान रहता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को आप दूसरे चार्ट में देखते हैं। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु,
जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, सावन भादो वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक शरद, मार्गशीर्ष पौष हेमंत, माघ फागुन शिशिर। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है सो देखिए, चैत्रादि फाल्गुनान्ते च माघादि फाल्गुनान्ते, चैत्र से फागुन के अंत, माघ से फागुन के अंत में दो दो मासा व्रत भागा वनु भावा चतुष, दो दो महीने की तो ऋतु होती है ना, और चार चार महीने तक कहा गया उसके भाव होते हैं, चार चार महीने तक तो उसका असर होता है। खैर, उसके बाद कहा जा रहा है वसंत चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ च ग्रीष्म को, वसंत ऋतु में चैत्र और वैशाख आ गया, चैत्र वैशाख वही हुआ ना, चैत्र और वैशाख दो मिलकर के वसंत ऋतु हो गया, चैत्र और वैशाख। ज्येष्ठ और आषाढ़ मिलकर के ग्रीष्म को ग्रीष्म ऋतु हो गया। उसी बात को जो हमने पढ़ा उसी को संस्कृत में कहा गया। वर्षा श्रावण भाद्राभ्याम वर्षा ऋतु सावन भादो हो गया। शरद अश्विन कार्तिको, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक हो गया। मार्ग शीर्ष पौष जो है वो हेमंत ऋतु हो गया। शिशिर ऋतु में कहा गया माघ फागुन हो गया, उसी को संस्कृत में कह दिया गया। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा करो। फिर कहा जा रहा है अनुभावाम प्रवक्ष्यामि ऋतुनाम च अथो उदितम। अब इन ऋतुओं का अनुभव कैसे कैसे होता है उसके बारे में घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से कहते हैं। माघादि माधवान तेषु वसंतानु अनुभवम, चैत्रादि च आषाढ़ांतम च निदाघानुभवम विदुः। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4-4 महीने वाला जो है ना, इसको संस्कृत शब्द छोड़ करके सीधे आइए हिंदी में, क्योंकि हिंदी भी समझना कई बार मुश्किल होगा, तो संस्कृत छोड़ करके सीधे हिंदी में आइए। चैत्र से लेकर फागुन तक यानी पूरे साल की चर्चा पहले कहा गया। जैसे माघ और फागुन 2 महीने की ऋतु होती है, तो 4 महीनों में 4-4 महीनों में उसके प्रभाव का अनुभव होता है। अब आप कहेंगे क्या कहा जा रहा है, अभी समझा दूंगा, इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। चैत्र और वैशाख 2 मास मिलकर के वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ मिलकर ग्रीष्म, सावन भादो मिलकर वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक मिलकर शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष मिलकर हेमंत, माघ फागुन मिलकर शिशिर ऋतु। ये हो गया था। किसी भी ऋतु का प्रभाव 1 महीने पहले से लेकर 1 महीने बाद तक भी होता है। फिर कहा गया माघ फागुन चैत्र वैशाख 4 महीनों में वसंत के जैसा अनुभव होता है। आप कहेंगे 2 ही महीने तो होता है, चैत्र वैशाख होता है वसंत। यहाँ कहा जा रहा है नहीं, वसंत होता तो है लेकिन उसका अनुभव 2 महीने पहले से कुछ समय के लिए होना शुरू हो जाता है। 24 घंटे का जो दिन रात होता है ना, कुछ समय के लगेगा। माघ फागुन में भी धूप में बैठेंगे तो लगेगा वसंत का अनुभव हो रहा है। यानी वसंत का अनुभव अपने 2 महीने को छोड़ करके उससे पहले के 2 महीने में भी थोड़ा थोड़ा होने शुरू हो जाता है। फिर कहा जा रहा है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, अभी इसको टेबल में भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ग्रीष्म का अनुभव 4 महीने फिर हो रहा है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ यानी ग्रीष्म तो जेठ और आषाढ़ का होता है, इसी 2 महीने का होता है, लेकिन ग्रीष्म अपने से 2 महीने पहले चैत्र और वैशाख वाले को भी लपेटता है, उसमें भी थोड़ा सा असर। यानी चैत्र वैशाख में थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, दिन में 2 बजे के आसपास गर्मी हो जाती है। फिर कहा जा रहा आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन वर्षा ऋतु का अनुभव होता है। यानी बारिश जो है आषाढ़ में भी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है, आषाढ़ में भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, श्रावण भादो में तो होता ही है, और अश्विन में भी होता है। यानी वर्षा ऋतु अपने से 1 महीना पहले 1 महीने बाद तक ले रहा है असर अपना, अभी टेबल में समझ में आएगा। भाद्रा से मार्ग शीर्ष तक शरद ऋतु जैसा अनुभव होता है, और कार्तिक से माघ महीने तक हेमंत ऋतु जैसा अनुभव होता है। अब इसको इस टेबल में देखिए, एकदम से समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। इस टेबल को अच्छे से देखिए, टेबल में क्या कहा जा रहा है। हमने ये वाला टेबल बीच वाला देख लिया था। अब इसमें कहा जा रहा है टीम 1, हमने यहाँ 2 टीम बनाया, टीम 1 और टीम 2 बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए, टीम 1 और टीम 2 हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। गेरन ऋषि जो कह रहे हैं बात उसी के हिसाब से। टीम 1 में हमने शिशिर वसंत ग्रीष्म को रखा है। ये ऊपर वाला जो है शिशिर वसंत ग्रीष्म, तीनों ऊपर वाले को हमने टीम 1 में रख लिया है।
टीम 1 में। टीम 2 में नीचे तीनों को रख लिया है, वर्षा, शरद और हेमंत को रख लिया है, आसानी से समझ में आएगा। वर्षा, शरद और हेमंत को रखा है। टीम 1 का कैरेक्टर अलग है, टीम 2 का कैरेक्टर अलग है। क्या कैरेक्टर अलग है, उसी कैरेक्टर पर सारा खेल है। कहा गया टीम 1 का जो कैरेक्टर है वो अपने से 2 महीने पहले से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। मैं आ गया, कुछ लोग होते हैं ना पहले से, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं ना, पहले से ही जो है माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से समझिए, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म जो है ये अपने से 2 महीने पहले से ढोल बजाना शुरू कर देता है, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर ढोल बजा दो। यानी कि शिशिर ऋतु मार्गशीर्ष और पौष में भी बीच में आकर के कुछ देर के लिए अपना असर दिखाता है, और अपने महीने में तो दिखाता ही है। उसी तरह वसंत भी चैत वैशाख में तो इसका अपना असर होता ही है, माघ फागुन में भी होता है। उसी तरह ग्रीष्म का ज्येष्ठ आषाढ़ में तो होता ही है, चैत्र वैशाख में भी थोड़ी सी गर्मी ला देता है। ये तीनों का, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म का ये स्वभाव है, अपने से 2 महीने पहले। अपने से बाद में नहीं जाता है, अपने से 2 महीने पहले। लेकिन टीम 2 का स्वभाव अलग है। टीम 2 का क्या स्वभाव है, ये अपने से 1 महीने पहले और अपने से 1 महीने बाद तक असर दिखाता है। वर्षा ऋतु क्या करता है, यहाँ पर ज्येष्ठ आषाढ़ में से आषाढ़ में थोड़ा सा अपना असर दिखाएगा, सावन भादों में तो असर दिखाएगा ही दिखाएगा, थोड़ा सा अश्विन में भी दिखा देगा अपने पास वाले का। यानी एक साल इधर, 1 महीने इधर, 1 महीने इधर, इसका स्वभाव है। वर्षा की तरह ही शरद का भी स्वभाव है। अश्विन कार्तिक के अलावे शरद जो है भादों में और मार्गशीर्ष में अपना असर थोड़ा दिखाएगा। वैसे ही हेमंत ऋतु क्या करता है, ये भी 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक अपना असर दिखाता है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, सब लोगों को ये चार्ट बना करके लाना है, चार्ट दूसरे तरीके से बनाना है, ऐसे ना, दूसरे तरीके, सिंपल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिशिर ऋतु या शिशिर के जो है चैत्र वैशाख, या वसंत ऋतु, वसंत के हैं चैत्र वैशाख, वसंत ऋतु का असर किन 4 महीनों तक होता है वसंत का। तो आप ही लोग बता दीजिए, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आगे माइक खोल के बताइए, वसंत ऋतु का कौन से 4 महीने तक असर होगा? माघ फाल्गुन चैत वैशाख। माघ फाल्गुन चैत वैशाख। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख। समझ में इसका मतलब बहुत अच्छे से आ गया। उसी तरीके से शिशिर और ग्रीष्म का भी मान लीजिए, लेकिन जब वर्षा ऋतु की बात होगी तो आषाढ़, वर्षा का हो जाएगा सर, आषाढ़, ग्रीष्म हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा और शरद हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं ग्रीष्म Sorry. हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, शरद हो जाएगा? सॉरी 3 सर, वो ऋतु। मैंने वो अच्छा, बोल दिया आषाढ़ उसका। वर्षा ठीक ऋतु है, में आपने वो आषाढ़, ऋतु बोल आषाढ़। दिया। भाद्रपद, आषाढ़, भाद्रपद, श्रावण, कार्तिक। कार्तिक आ जाएगा। कार्तिक नहीं आषाढ़, होगा, अश्विन, अश्विन, अश्विन। अश्विन और होगा, ज्येष्ठ। अश्विन तक। आप लोग जानते हो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप ये जोड़ रहे हो, यहाँ तो आषाढ़ हो गया, श्रावण भादो हो गया, श्रावण भादो के बगल में कार्तिक, कार्तिक बगल में नहीं है, बगल में अश्विन है, वो तो मैंने लिखने में लिखा है। अश्विन कार्तिक होता है, श्रावण के बाद, भादो के बाद अश्विन का महीना आएगा, श्रावण भादो, फिर अश्विन का महीना आएगा। मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, इस तरफ मुंह घुमा देते तो शायद हो जाता, मुंह में हाँ उल्टा सर, घुमाना। आषाढ़ और इधर सावन भादो इसका खुद का होगा और इधर से अश्विन आ जाएगा। उधर अश्विन ले लेगा, ठीक है। कल मैं इसका ना मुंह घुमा करके आपके सामने टेबल लाऊंगा। यहीं पर आज हम लोग क्लास संपन्न करते हैं।